हेलो बच्चों, संगीता आंटी फिर आ गई है आपको कहानी सुनाने इस गुंजा के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगी आज़ादी की कहानियाँ। आज़ादी की कहानियाँ? हाँ गुंजा, मैं आज आपको आज़ादी की कहानियाँ सुनाऊंगी। मैं आज आपको ऐसे अज्ञात नायकों की कहानियाँ सुनाऊंगी जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। आपको मालूम है ना कि इस बार हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने गांधी जी का नाम सुना होगा, आपने नेहरू जी का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा, वल्लभ भाई का नाम सुना होगा। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में इतने लोगों का योगदान रहा है, इतने लोग शहीद हुए हैं कि बहुत से लोगों का नाम ही नहीं है, ना किताबों में, ना इतिहास में, ना लोगों के ज़हन में। मैं इस बार आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आई हूँ, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ लेकर आई हूँ जिनका नाम इतिहास में नहीं है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ, ऐसे अज्ञात नायकों की कहानियाँ जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। मैं इस भाग में आपके लिए लाई हूँ श्री मूलचंद पारिक की कहानी। श्री मूलचंद पारिक, जिनसे मैं खुद मिली हूँ, जिनके पास बैठकर मैंने स्वतंत्रता संग्राम की बातें सुनी हैं, उनके मुखश्री से सुना है कि किस तरह से उन्होंने उनमें स्वतंत्रता के संग्राम के लिए कितना जज्बा था। बच्चों, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया जब मैंने उनके मुखश्री से, उनके पास, उनके पहलू में बैठकर सब बातें सुनी। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ श्री मूलचंद पारिक की कहानी। मूलचंद पारिक बीकानेर के पारिक चौक में रहते थे। जब मैं उनसे मिली थी तो पारिक चौक की गलियों में ढूंढते हुए, उनका नाम लेते हुए, लोगों से पूछते हुए कि यहाँ कोई मूलचंद पारिक रहते हैं जिन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी, और मैं उनके घर पहुँच गई। उन्होंने जो मुझे बताया मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आपको सुना रही हूँ बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी श्री मूलचंद पारिक की कहानी, जो उन्होंने मुझे सुनाई। इसके आधार पर मैंने बुनी ये कहानी। मूलचंद नाम था उसका, प्यार से सब उसे बाबू कहते थे। बीकानेर के पारिक चौक में जन्मे मूलचंद जन्म के पश्चात शीघ्र ही कोलकाता चले गए थे। वहाँ उनके बाबा किसी सेठ के यहाँ काम करते थे। मूलचंद ने सुभाष चंद्र बोस की धरती पर तपते आंदोलन की आग में अपना होश संभाला। बाबू आम बच्चों की तरह नटखट थे, फुटबॉल खेलते थे, स्कूल जाते थे, साथ ही सुभाष चंद्र बोस की बातों का अनुसरण भी करते थे। बाबू की बुद्धि बचपन वाली तो थी, परंतु सुभाष चंद्र बोस के इस आंदोलन के प्रति उनका आकर्षण भी था। हर जनसभा का भागीदार बनना, हर अभियान का अनुसरण करना, हड़तालों में हिस्सा लेना और सड़कों पर मार्च पास्ट करना उनका प्रिय शगल था। परंतु अपने बाबा की रोजगार की व्यवस्था के तहत उन्हें अपने जन्मभूमि बीकानेर लौटना पड़ा, और अब वो बीकानेर के पारिक चौक में आ गए थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की छाया पूरे विश्व पर छाई हुई थी। हाँ गुंजा, मुझे मूलचंद जी ने
ऐसा ही बताया था। बाबू मूलचंद कलकत्ता से क्रांति के बीज तो ले ही आए थे और जहाँ चाह वहाँ राह। तो बस बाबू के मन में क्रांति की चिंगारी को बीकानेर में रघुवर दयाल गोयल का सानिध्य मिल गया था। वो उनके अभियान में शामिल हो गए थे। बीकानेर में राजाओं का राज था और राजा नहीं चाहते थे कि उनके राजकाज में कोई दखल दे, और अंग्रेजों का मकसद पूरा हो रहा था कि प्रजा निर्विरोध जीवन जीती रहे। राजाओं को तो अपनी गद्दी से मतलब था, भले ही अंग्रेज देश के दूसरे कोनों में अपनी हुकूमत चलाते रहें। बीकानेर में अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलेगा वो पहले राजाओं के खिलाफ बोलेगा, और जो राजाओं के खिलाफ बोलेगा वो सजा भुगतेगा और जेल भेज दिया जाएगा या देश निकाला दे दिया जाएगा। अब बीकानेर के एक रघुवर दयाल गोयल ने प्रजा परिषद का निर्माण किया और मूलचंद उसके अग्रणी नेता हो गए। परंतु प्रजा परिषद के निर्माण की बात राजाओं को सुहाई नहीं और तत्कालीन राजा ने रघुवर दयाल गोयल के खिलाफ मामला बनाया और उन्हें नज़रबंद कर दिया। तब नन्हे बाबू मूलचंद ही उन्हें छुप छुप कर मिलने जाते और राजाओं की, देश की, क्रांति की, स्वतंत्रता संग्राम की सब गुप्त खबरें उनको देते। अंततः रघुवर दयाल गोयल को लूणकरनसर की जेल में भिजवा दिया गया, पर मूलचंद का उत्साह कम नहीं हुआ। वो ना तो डरे ना ही भयभीत हुए, बल्कि उनका आंदोलन के प्रति आकर्षण चिंगारी की तरह बदल गया और दिन प्रतिदिन ये चिंगारी शोला बनती चली गई। प्रजा परिषद के निर्माण और उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए मूलचंद समय समय पर महात्मा गांधी और नेहरू जी से मिलते थे। अपनी बैठक के दौरान बीकानेर की सभी गतिविधियों की जानकारी देते थे और उनसे परामर्श भी लेते थे। प्रजा परिषद का आकार बढ़ता जा रहा था और लोगों का प्रजा परिषद की गतिविधियों के प्रति आकर्षण भी। प्रजा परिषद का फैलाव राजगढ़, चूरू तक था। सन 1942 के बाद इसमें हलचल तेज हुई और उसी वर्ष प्रजा परिषद के अध्यक्ष स्वामी कर्मानंद जी जो राजगढ़ से बीकानेर पधारे। बीकानेर आने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। हाँ गुंचा, राजगढ़ से कर्मानंद जी आए थे, मुझे ऐसा मूलचंद जी ने बताया था। बीकानेर आने पर उनका ऐसा स्वागत हुआ कि चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही थी, गुलाल उड़ाया जा रहा था, गुलाब जल से छिड़काव हो रहा था, उससे वातावरण महक रहा था। लोग जल सेवा कर रहे थे। लोगों का जोश देखते ही बनता था। कर्मानंद जी को तांगे पर बैठाकर शहर में घुमाया जा रहा था। लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। जुलूस में लोग जुड़ते जा रहे थे और जुलूस का आकार बढ़ता जा रहा था। पर कोटे के हृदय स्थल महतों के चौक में जुलूस बहुत बड़ा हो गया था। भीड़ के इस जोश और जुनून में किसी जोशीले युवक ने भारत का तिरंगा फहरा दिया था। कुछ इस तरह से भारत का झंडा फहरा दिया गया था। राजाओं की पुलिस इस स्थिति के लिए तैयार ही नहीं थी। वो भीड़ से निकलकर तांगे पर लहराते तिरंगे तक पहुंच ही नहीं पाई। पुलिस ने आगे जाकर तिरंगे पर कब्जा करने की नीति बनाई। अब पुलिस महता चौक से तेलीवाड़ा होते हुए झंडे की तरफ लपका तो मूलचंद ने अपनी परवाह न करते हुए पुलिस के सिपाही को कसकर आलिंगनबद्ध कर लिया। अन्य सिपाही मूलचंद की इस हरकत से सकते में आ गए और उस सिपाही को मूलचंद के बाहुपाश से छुड़ाने में मदद करने लगे। इधर जनता ने तांगे को कोर्ट गेट का रास्ता दिखा दिया। लहराता हुआ तिरंगा तांगे के साथ कोर्ट गेट से बाहर निकलकर और केईएम रोड की तरफ दौड़ने लगा। तिरंगे की शान तो रख ली उस बाबू मूलचंद ने, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ गुंजा, मूलचंद को गिरफ्तार कर लिया।
उसे जेल जाना पड़ा। एक दिन पुलिस की हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ भी दिया गया, क्योंकि नाबालिग होने के कारण उस पर कोई वाद नहीं दायर हो सका। मूलचंद ये बताते हुए जोशीले हो उठते हैं। उनके चेहरे पर क्रांति की चमक को साफ देखा जा सकता है। हाँ गुंजा, जब मैं मूलचंद जी से उनकी एक कहानी सुन रही थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या कह रही हो गुंजा, तुम्हें भी मिलना है मूलचंद जी से? नहीं गुंजा, अब हम उनसे नहीं मिल सकेंगे। अब वो हमारे बीच नहीं हैं। मेरे मिलने के 4 वर्ष बाद वो इस दुनिया से चले गए। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा सुनाए अनुभव आज भी मेरे मन मस्तिष्क में ताज़ा हैं और मुझे रोमांचित कर जाते हैं। ये कहानी मैंने जब लिखी, जब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का एक अभियान था कि अपने शहर के अज्ञात नायकों पर बात करें, उनसे मिलें और उन पर कहानियाँ लिखें, तब मैं बीकानेर के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों से मिली, उनसे बातें सुनी, स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनी और तब ये श्री मूलचंद पारिक पर मैं ये कहानी लिख पाई, जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की पाठक मंच में भी प्रकाशित है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? बताना ज़रूर। आपके मन में भी जोश आ गया होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ना, तो मैं फिर आऊँगी ऐसी ही कुछ कहानियाँ लेकर इस गुंजा के साथ।